पुलवामा से खबर है, जहां एक स्थानीय काउंसलर बिलाल अहमद के अस्पताल में घुसने और ड्यूटी पर रहे डॉक्टर के साथ बदसलूकी करने के बाद डॉक्टर्स ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। बिलाल ने डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। डॉक्टर एसोसिएशन ने बिलाल के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है, साथ ही 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया है। USG कोर्मु सुबह वाचे रिपीट यमिस पे बाजार गसुन येल के 8 बजन दाइल सर्विस शो थमस कच से डबल साइकिल ट्राली मेरी बात सुनो ना, मेरी बात तो सुनो। डोंट बी सो वायलेंट। तू मुझे जानता है, तू मुझे जानता है मैं कौन तू मुझे जानता पहले बता मुझे। इसको ले आ, ताला लेके आ, ताला लेके आ सीरियस हॉस्पिटल। मैं पेशेंट को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग अभी श्रीनगर जाओ, मैं उसको ताला लगाने वाला हूँ। सरदार उसको बोलना, सरदार किधर, सरदार किधर। ना आपकी बात पुलिस नहीं, आपकी बात पुलिस नहीं, आपकी बात हवालात सबके सब जाएंगे। मैं यहाँ रहूंगा। अरे नहीं माँ, मेरी बात सुनो। 8 बजे से लेकर शाम 2 बजे तक मुझे हजारों कॉल आते हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी है नहीं। मैं कितने लोगों को जवाब दूँ, आखिर कब तक चलेगा, कब तक। अभी के टाइम क्या हुआ, अभी का टाइम क्या हुआ, अभी का टाइम क्या हुआ। उसको लाइव दिया अभी रोशन दिखाऊंगा, अभी क्या भी रोशन। आप सीएमओ को बुलाओ, डीसी प्राइम मिनिस्टर को बुलाओ, मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा, रोशन दिखाऊंगा। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी बिलाल खान का। बिलाल, कल शाम से ही हम लोग लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से ये वीडियो जो है वायरल है और हर तरफ से इसकी मजम्मत भी की जा रही है। आपसे पूरी तस्वीर जानना चाहेंगे, आखिर मामला था क्या? देखिए ना, 27 फरवरी को शाम को ये वाक़ा पेश आया है, जब एक पेशेंट ने इस काउंसलर बिलाल, जो कि म्युनिसिपल काउंसिल पुलवामा का सदर भी है, तो इसके सामने किया है कि मुझे USG करनी है, तो USG डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो जो ही जो बिलाल काउंसलर है वहां पहुंचा, तो उसने कैजुअलिटी पर तैनात डॉक्टर के साथ बदतमीजी की है, अब्यूसिव लैंग्वेज, जो हमने वायरल वीडियो भी में देखा है। जी। तो कल हमने जब ये मामले पर डॉक्टर से जब बात की, तो हम वहां गए तो उन्होंने यही कहा कि डॉक्टरों ने यही कहा कि हम इस सिलसिले में अभी एक मीटिंग ले रहे हैं डॉक्टरों की और पैरामेडिकल स्टाफ की, उसके बाद ही कोई डिसीजन हम इस बारे में लेंगे। तो देर शाम को फिर डॉक्टरों ने एक डिसीजन लिया, एक एप्लीकेशन दी है इस हवाले से। डिप्टी जो पुलिस है, कंसर्न पुलिस स्टेशन, उनको एप्लीकेशन ली है, जिसमें सभी डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के सिग्नेचर्स मौजूद है। और उन्होंने ये कहा कि जब तक इस काउंसलर के खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी, क्योंकि इसने जो ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर है उसके साथ उस वक्त जो अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की है, तो वो जेब नहीं देता है, क्योंकि सब पेशेंट्स वहां थे और तीमारदार भी वहां थे। तो उनके सामने इसने डॉक्टर को जो अब्यूसिव लैंग्वेज की है, तो उस सिलसिले में जो वीडियो फिर उसका वायरल हुआ, तो उसकी पूरे जो समाजी हलकों ने उसकी निंदा की है उस वीडियो की। तो कोशिश बिलाल ने भी फिर वो वीडियो का जो है फिर सोशल मीडिया पे डाला था कि मैं जो मैंने अब्यूसिव लैंग्वेज किया है मैं उसकी माफी मांगता हूं। लेकिन डॉक्टरों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि जब एक जिम्मेदार शख्स ऐसा कर सकता है, तो आम इंसान से क्या तवक्कात की जाएगी। तो जो बिलाल इस वक्त जिम्मेदार है, एक म्युनिसिपल काउंसिल का काउंसलर और सदर भी है। तो इस हवाले से इसकी जो ये अब्यूसिव लैंग्वेज है, डॉक्टरों ने फिर एक मशवरा लिया है। तो इस सिलसिले में उन्होंने रिटन एप्लीकेशन ली है। जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है उन्होंने भी रिटन एप्लीकेशन दी है एडमिनिस्ट्रेशन को भी और पुलिस को भी, कि इस काउंसलर की कार्रवाई अमल में लाई जाए,
तो वरना वो एहतिजाज पर चले जाएंगे, स्ट्राइक पर चले जाएंगे। कल डॉक्टर्स का प्रोग्राम था यहाँ पुलवामा में, इनका प्रोग्राम था एहतिजाज करने का, लेकिन उन्होंने फिर वो ताखीर कर दिया है एहतिजाज। इन्होंने फिलहाल कहा कि हम रिटर्न लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस को, उसके बाद देखेंगे अगर वो कार्रवाई करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कार्रवाई करते हैं तो उसके बाद वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं। जी हिना। जी बिलाल, ये तो आपने पूरी तफसील बताई कि अब बिलाखिर ये पूरा मामला था क्या। अब आपसे जानना चाहेंगे काउंसलर बिलाल अहमद का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, क्या उनसे आपकी बात हो पाई है? और डॉक्टर्स इसमें मुलव्विस दिखाए जा रहे हैं जो वहां पर मौजूद थे, जिनके साथ इस तरह की नाजेबा जबान का इस्तेमाल किया गया, क्या उनका कोई वर्जन सामने आया है? उनसे आपकी बात हो पाई? देखिए, कल हमने कोशिश की थी डॉक्टरों के साथ बात करी, डॉक्टरों ने बात अभी तक नहीं की है। पहले वो कहते थे कि हम रिटर्न इसमें एक एप्लीकेशन देंगे, फिर उसके बाद देखेंगे इसमें कार्रवाई क्या होगी, तो उसके बाद ही हम कोई डिसीजन लेंगे। तो बिलाल काउंसलर से हमने जो राब्ता किया तो उन्होंने ये भी कहा, तो और वीडियो में भी उन्होंने ये कहा, अगर उन्होंने माफी मांगी है, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में स्टाफ की जो ढिरत है तो वो एक बड़ा मसला है कि यूएसजी जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में शाम 8 बजे तक ही होता है। 8 बजे के बाद जो भी पेशेंट आता है उसको यूएसजी के लिए रेफर या तो श्रीनगर करना पड़ता है या प्राइवेट करना पड़ता है। तो इस सिलसिले में ये पहले भी ये मसला डायरेक्टर हेल्थ से भी टेकअप किया गया था। यहाँ के लोकल्स जो ट्रेडर्स है या बाकी जो नुमाइंदे हैं उन्होंने ये टेकअप किया था डायरेक्टर हेल्थ से ये मसला सुलझाए, लेकिन उन्होंने ये फिलहाल कहा है कि स्टाफ की जो ढिरत है उसकी वजह से अभी तक ये मसला 24/7 ये नहीं हो रहा है। ये भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पर में। अगर देखेंगे कि जो हॉस्पिटल में 24/7 जो यूएसजी अवेलेबल नहीं है, ये भी एक मसला बन गया है, क्योंकि शाम के औकात में अक्सर देखा जा रहा है कि पेशेंट फिर वायलेंट होते हैं या उनके तीमारदार वायलेंट होते हैं, क्योंकि उनको यूएसजी के लिए श्रीनगर का रुख करना पड़ता है। तो ये भी एक बड़ा मसला बनता है। लेकिन बिलाल भी यहाँ पर यह कह रहा है कि उसने एब्यूसिव लैंग्वेज की है, वो उसके लिए माफी मांगता है। लेकिन यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये मसला खड़ा हुआ है। जी बिलाल, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई है कि काउंसलर बिलाल अहमद कह रहे हैं कि अपनी इस जिस तरह की जबान उन्होंने इस्तेमाल की है, नाशाइस्ता जबान, उसके लिए वो माफी मांगने को तैयार हैं। ये बात उन्होंने कही है। देखिए, उसने वीडियो में भी कहा है कि जो उसने सोशल मीडिया पे डाला उसमें उसने ये भी कहा है कि मैं माफी मांगता हूं, मैंने गलत किया है कि मेरे से गलती हुई है कि मैंने ये लैंग्वेज इस्तेमाल वहां पर की है, एब्यूसिव लैंग्वेज। तो लेकिन ये भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने की जरूरत है। जी बिलाल, क्योंकि ये बात भी जो है ये हमारे चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि वहां पर जो बदइंतजामी थी, जिस तरह से लापरवाही आप बता रहे हैं लगातार सामने आ रही थी, मकामी लोग उस जानिब बार बार इशारा कर रहे थे, और जब वो सहूलतें उन्हें वहां नहीं मिली उसके बाद उन्होंने शिकायत की और फिर ये मामला बढ़ता नजर आया। बिलाल, आपसे हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि इस बारे में कई बार शिकायत जिस तरह से आप बता रहे की गई थी, कहा गया कि वहां पर तवज्जो दी जाए, लेकिन काउंसलर बिलाल अहमद ने जिस तरह से वहां पर अपना आपा खोया, जिस तरह से उन्होंने वहां पर एक नाजेबा जबान का इस्तेमाल किया, एक जिम्मेदार पोस्ट पर है वो, लोगों ने उन्हें चुनकर किसी तरह से वहां भेजा है, अपनी परेशानियों के हल के लिए भेजा है, और जो डॉक्टर्स वहां पर काम कर रहे हैं उनका भी हम ये जरूर यहाँ पर वर्जन देखना चाहेंगे। आप जरूर उनसे बात करिएगा कि वो भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करते हैं, वो भी कई तरह के प्रेशर्स में होते हैं। तो ऐसे अगर हर कोई आपा खोने लगा तो फिर अस्पतालों में काम कैसे होगा? देखिए हिना, मैंने पहले भी कहा है कि डॉक्टरों ने ये कहा है कि अगर एक लेमैन ये करेगा तो उस पे उनकी इतनी प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन एक जिम्मेदार जो कि इस वक्त एक गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ शाना बशाना है, काउंसलर ही
ये म्युनिसिपल काउंसिल पुलवामा का प्रेसिडेंट है, सदर भी है, तो ये एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ इसने जो ये लैंग्वेज यूज की है, इससे डॉक्टरों ने इसीलिए डॉक्टर यहां पर ये खड़े हो गए कि अगर ये लैंग्वेज यूज करेगा तो आम इंसान से क्या तवक्का की जाएगी फिर, और आम इंसान क्या करेगा एक डॉक्टर के साथ या पैरामेडिकल स्टाफ के साथ। इसलिए डॉक्टर्स भी यहां पर खड़े हो गए। इसीलिए डॉक्टर ने ये कहा कि ऐसी लैंग्वेज एक ऐसे इंसान से नहीं वो चाहते थे कि जो एक जिम्मेदार शख्स है और रिप्रेजेंट करता है यहां पर जो टाउन है, टाउन को रिप्रेजेंट करता है इस वक्त, तो इसके ये तवक्का नहीं थी। इस वजह से डॉक्टर भी सामने आए, डॉक्टर एसोसिएशन भी सामने आ गई है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि इस सिलसिले में कार्रवाई होनी चाहिए, बिलाल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो आम लोग हैं वो इस तरह की से हरकत दोबारा हॉस्पिटल में न करे, और वो उन डॉक्टरों या तिबी अमले के साथ जो कि उस वक्त ड्यूटी पर होते हैं, जो कि अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं, उनके साथ कम से कम ऐसा सलूक ड्यूटी के दौरान नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल बिलाल, ये बिल्कुल लम्हे फिक्रिया है कि डॉक्टर्स या जो भी ड्यूटी पर होता है कम से कम उस बात का लिहाज चाहिए। और बिलाल, जब हम आम लोगों की बात कर रहे हैं, जिन आम लोगों की शिकायत को लेकर ये पूरा मामला सामने आया, अब उन आम मरीजों का क्या उनके लिए वहां पर तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं, या फिर सबसे ज्यादा खमियाजा अब उन्हीं को भुगतना पड़ रहा है? 2 दिन हो चुके हैं। देखिए, जो डॉक्टर्स ने अभी कोई फैसला नहीं, ना स्ट्राइक का, ना वो अपनी ड्यूटी जो है अंजाम ठीक तरीके से दे रहे हैं, जैसे वो दे रहे हैं वैसे दे रहे हैं, जैसा सिस्टम चल रहा था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा वैसे चल रहा है। अभी तक डॉक्टर ने इस सिलसिले में कोई भी ये स्ट्राइक नहीं ली है या पेशेंट के साथ कोई भी बर्ताव नहीं किया है। जो सिस्टम चल रहा है हॉस्पिटल में वो बराबर चल रहा है। जी। लेकिन अब डॉक्टरों ने यही कहा कि वो अभी तक इसमें खाली रिटन लेंगे, जो पुलिस है या एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद वो देखेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है उसके बाद वो कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे स्ट्राइक पे चले जाएंगे, जिससे फिर आम लोगों को तकलीफ होगी। जी बिल्कुल बिलाल, और तमाम तर वर्जन्स जो हैं तमाम यहां पर हम जरूर अपने नाज़रीन के सामने ये लाएंगे कि डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, जो काउंसलर हैं बिलाल अहमद उनका क्या कुछ है, और जो उस वक्त वहां पर लोग मौजूद थे मरीज उनका क्या कुछ कहना है। इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात हमारे दर्शकों तक सामने लाने के लिए। तो नाज़रीन, जिस तरह से लगातार इस बेहद अहम खबर पर आपको अपडेट दे रहे हैं, हमारे साथी बिलाल हमारे साथ लगातार मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि अगले 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उसके बाद ही जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है वो कोई अहम फैसला करेगी, और इस अहम मुद्दे पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। और आज का एजेंडा में एक और बेहद अहम खबर, कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या से पैदा हुए हालात और जम्मू कश्मीर के विकास का जायजा लेने के लिए बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय का उच्च स्तरीय दल जम्मू पहुंचा। दल ने एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करने के अलावा प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी अहम बैठक की। दल ने जम्मू कश्मीर में जारी अतिक्रमण हटाओ अभियान, प्रॉपर्टी टैक्स कर और प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम के तहत जारी विभिन्न योजनाओं का जायजा लिया। आज ये दल उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर के समग्र सुरक्षा हालात का जायजा लेगा। 2 मार्च को दिल्ली लौटकर ये दल गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। सीधे रुक करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी समीर भट्ट। समीर, बेहद अहम इस दौरे को माना जा रहा है, आपसे डिटेल्स चाहेंगे, खास तौर पर कल किस तरह से ये बैठक रही और आज क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं। देखिए, जो कल मैं आपको हिना बता दूं, कल जो प्रशांत लखाड़े की अध्यक्षता में जो टीम ऑफिशियल्स की, जो बड़े ऑफिसर्स जॉइंट सेक्रेटरी है प्रशांत लखाड़े, उनकी जो टीम आई है एमएचए की, वो यहाँ कल दोपहर को पहुंची, और उसके बाद फौरन बाद सबसे पहले उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा के साथ राजभवन में मीटिंग की। उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी है यहाँ पे जम्मू कश्मीर के, उनसे अलग में मीटिंग की, और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो सीनियर अधिकारी हैं, उनके साथ बात की। लंबी बातचीत रही, कल पूरा दिन वो मीटिंग्स के दौर में शामिल रहे, और कई एजेंडाज पर, हालांकि ऑफिशियली कोई बात, क्योंकि ये सारी जो चीजें हो रही हैं वो
मीडिया से बहुत दूर, लेकिन जो सूत्र कह रहे हैं कि एलजी मनोज सिन्हा चीफ सेक्रेटरी के साथ और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के साथ जो बात हुई है उसमें ज्यादा फोकस रहा है जो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जितने भी स्कीम्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है या शुरू किया गया है उसमें उसकी समीक्षा की कि उनकी स्टेटस रिपोर्ट कहाँ तक पहुंची है, उनका प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंचा है, कहाँ तक वो काम पहुंचे हैं और क्या करने की जरूरत है ताकि लोगों को बेसिक सुविधाएं मिले जो रूरल एरियाज में है या अर्बन एरियाज में, उनको बिजली, पानी, स्वास्थ्य, चिकित्सा और बाकी जो अन्य जो उनको फैसिलिटीज हैं वो किस तरह से मिल सकते हैं उस पर फोकस रहा। लेकिन जो मेन एजेंडे जो थे खासकर जो कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए जो वहाँ पे काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज हैं उनको किस तरह से अकोमोडेशन दी जाए। देखिए बहुत सारे अकोमोडेशन वहाँ फ्लैट्स बन रहे हैं जहाँ पे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज, क्योंकि उनकी जो मांग थी रिलोकेशन की उसको सरकार ने खारिज कर दिया और अब वो वापस वहां जा रहे हैं। लेकिन उनके लिए दिक्कत ये है कि वो बहुत सारे लोग वहां रेंट अकोमोडेशन में रहते हैं, इसीलिए वो सरकार ने अब जमीन भी खरीदी है, वहां पे जमीन आइडेंटिफाई की है और फ्लैट बनाए जा रहे हैं। तो निर्देश दिया गया एमएचए के ऑफिसर्स की तरफ से जो यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट की और रिलीफ से जुड़े लोग हैं उनको कहा गया कि वो जल्द से जल्द इन फ्लैट्स को पूरा करें ताकि जो कश्मीरी माइग्रेंट जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज जो वहाँ काम कर रहे हैं उनको वहाँ पे वो वहाँ पे रह सके, इन फ्लैट्स में रह सके। दूसरी चीज जो हुई है वो जो रिफ्यूजीज हैं जो पाक वेस्ट पाक रिफ्यूजीज हैं और पीओजे के रिफ्यूजीज हैं उनके इश्यूज को भी उठाया गया जो पाकिस्तान से यहाँ पे माइग्रेशन रिफ्यूजी बने थे और 1947, 71 और 65 के वार उनके जो हालात हैं उनकी समीक्षा की गई और क्या फैसिलिटीज, क्योंकि उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उनके लिए बहुत सारे पैकेजेस अनाउंस किए, फाइनेंशियल पैकेज और जो बाकी पैकेजेस हैं उनके लिए, तो उसकी समीक्षा की गई कि उन पैकेजेस को कहाँ तक पहुंचा है वो पैकेजेस की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक पहुंची है ना। उसके साथ साथ जो मेजर इश्यूज हैं जिस तरह से आपने कहा जो एविक्शन जो अभी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हुआ है या अभी प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है उसकी फीडबैक भी ली गई है ऑफिसर्स की तरफ से। जो स्टेट जो जेएंडके यूटी के ऑफिसर्स हैं उनसे एमएचए के ऑफिसर्स ने फीडबैक लिया है कि उनका कहाँ पहुंचा। इसी तरह से जिस तरह मैंने कहा कि विलेजेस में रूरल एरियाज में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या अर्बन में और जो स्मार्ट सिटी के अंडर जम्मू और कश्मीर वैली श्रीनगर में जो श्रीनगर स्मार्ट सिटी के अंडर जो काम हो रहे हैं उनकी समीक्षा की गई। आज दूसरा दिन है इस विजिट का एमएचए के ऑफिसर्स का और आज वो सिक्योरिटी सिनेरियो को टच करेंगे। जिस तरह से टारगेट किलिंग का सिलसिला चल पड़ा है कई तकरीबन 2 सालों से ज्यादा बड़ा है और आज भी टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। आपने संजय शर्मा का देखा, इससे पहले डांगरी में राजौरी में हुआ था, पिछले साल बहुत सारे टारगेट किलिंग हुई और आम लोगों की सुरक्षा को न सिर्फ टारगेट किलिंग को रोकना बल्कि आम लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना जिसमें जो मासूम लोग हैं उनकी सेफ्टी और जो आम सिटीजन हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए और क्या कदम उठाए जाएं उसके लिए एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग आज एमएचए के ऑफिसर्स लेंगे जिसमें एलजी भी होंगे, डीजीपी होंगे, जो जेएंडके यूटी के होम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होंगे, इसी तरह इंटेलिजेंस एजेंसीज के और डिफरेंट सिक्योरिटी विंग्स के ऑफिसर्स भी इस मीटिंग में होंगे और पूरा सिक्योरिटी रिव्यू लिया जाएगा। बॉर्डर एरियाज में किस तरह से और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, इसी तरह से हिंटरलैंड्स में किस तरह से सिक्योरिटी के कड़े कदम उठाए और जो लोग जो आतंकवाद फैलाते हैं या आतंकवाद का समर्थन करते हैं उनको किस तरह से उनके को ध्वस्त किया जाए और जो टीआरएफ की तरफ से बार बार धमकियां, टीआरएफ और बाकी आउटफिट की तरफ से बार बार धमकियां मिलती हैं, उस धमकियों के पीछे क्या मॉडस ऑपरेंडी है और वो सारा देखा जाएगा, उस पर बात की जाएगी। और ये जो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि मीडिया से बहुत दूर इसको रखा गया और कल भी हमने देखा कि कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आई क्योंकि एमएचए के जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी एक प्राइवेटली सारा कुछ करना चाहते हैं, मीडिया से दूर डिस्कशन करना चाहते हैं और आज भी इनका सिलसिला जारी रहेगा और कल ये दिल्ली चले जाएंगे और फिर होम मिनिस्टर अमित शाह को ये एक डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट करेंगे। समीर, ये तो तमाम तर तफसीलात आपने बताई हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं वो पूरी तरह से जो अधिकारी हैं उनके बीच में ही है और ये बहुत नेचुरल भी बात है। समीर, आपसे एक चीज़ हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, इससे पहले भी आपने भी देखा है, हमने भी देखा कि बहुत बार इस तरह की हाई लेवल मीटिंग्स होती थी लेकिन उनका पहला जो कंसंट्रेशन होता था वो वादी कश्मीर में होता था। कभी भी कोई इस तरह का डेलीगेशन
या कुछ भी आता था, पहले उसका रुख श्रीनगर होता था, लेकिन अब हालिया दिनों में हम देख रहे हैं कि जम्मू में हालात जिस तरह से बदलते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिका की बड़ी कंसर्न जो है वो जम्मू को लेकर भी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और कल जो अहम मीटिंग वहां पर हुई है, साफ तौर पर इशारा कर रही है कि पूरे जो यूटी के हालात हैं उन पर नजर बनी हुई है। क्या कहेंगे आप? नहीं हिना, आपने सही कहा, ये एक कंसर्न है। जम्मू में भी जो आतंकवाद बढ़ा है, आपने देखा यहाँ डांगरी में किस तरह 7 मासूम लोगों की हत्याएं की गई। उनके जो गुनाहगार हैं, उन्होंने जिन्होंने ये कांड अंजाम दिया है, वो अभी भी उनको अभी तक मारा नहीं गया। उसके खिलाफ वहाँ पे गुस्सा भी है लोगों में। इस तरह आपने नरवाल में देखा किस तरह से हुआ। यहाँ पे आपने देखा बॉर्डर एरियाज में किस तरह ड्रोन की है, ड्रोन से सामान लाया जा रहा है, और ड्रग्स का जो चलन है बड़ा है, और नार्को जो टेररिज्म है यहाँ पे बहुत फैला है। तो उसको देखते हुए जम्मू भी धीरे धीरे जो आतंकवादी हैं वो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे भी आतंकवाद के जाल को और बढ़ाए और ज्यादा तेज करे। तो जम्मू कश्मीर, और दूसरी बात है आज क्योंकि ज्यादातर जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के जो टॉप ऑफिसर्स हैं वो यहाँ जम्मू में डेरा लगाए हुए हैं, क्योंकि विंटर के मंथ्स में जम्मू में यहाँ ऑफिस होते हैं। हालांकि दरबार मुंह खत्म हुआ है, लेकिन फिर भी जो एलजी ऑफिस हैं, डीजीपी ऑफिस हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल समीर, और इस अहम बैठक पर आज भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर डिटेल्स जो आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं। होली से ठीक पहले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी ने लोगों को बड़ा झटका दे दिया। आज से घरेलू यानी डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए, वहीं कमर्शियल सिलेंडर के दाम 350 रुपए महंगे हो गए हैं। और इस बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़कर 2119 रुपए 50 पैसे हो गई है। एलपीजी गैस सिलेंडर की नई दरें आज से प्रभावी मानी जाएगी। सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी फराह खान। फराह, एक बार फिर से एलपीजी की कीमतें बढ़ी हैं, आपसे डिटेल्स चाहेंगे। जी बिल्कुल है ना, देखिए अगर बात की जाए तो रेस्टोरेंट से लेकर किचन तक महंगाई की मार साफ देखने को मिल रही है। आज मार्च के पहले ही दिन जो है वो महंगाई की मार पड़ी है। अगर साफ की बात करें, घरेलू गैस सिलेंडर की जो कीमत है वो 1103 रुपए हो गई है। कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो 2119 रुपए हो गई है। देखिए 50 रुपए सीधे सीधे जो है वो घरेलू गैस सिलेंडर पे बढ़ाए गए हैं। वहीं कमर्शियल सिलेंडर की बात की जाए तो वहाँ पे 350 रुपए बढ़ाए गए हैं। तो देखिए तौर पर जो बाहर रेस्टोरेंट का खाना है उन सब चीजों पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि महंगाई जो है वो सीधे सारी चीजों में देखेगी। और इससे पहले भी जो देखा गया है कि कई बार जो है वो इजाफा किया गया है, बार बार जो है वो रेट बढ़े हैं। देखिए पिछले साल 4 बार गैस सिलेंडर जो थे उसके दाम बढ़े थे। उनके हिसाब से 50 रुपए की जो है 2022 में पहले की गई थी बढ़ोतरी, फिर उसका 3.5 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, उससे 50 रुपए बढ़ा दी गई थी। तो ऐसा 4 बार हुआ था। और इस बार अगर हम देखें तो नए साल के पहले दिन ही कमर्शियल गैस सिलेंडर पर जो है वो पैसे बढ़ाए गए थे। हालांकि घरेलू गैस पर कुछ नहीं थे, लेकिन अब फिर से गया है कि दोनों जगह पर जो है वो पैसे बढ़ा दिए गए हैं। तो जो सिलेंडर जो है पहले 1000 तक मिल जाता था, वही अब 1130 करेगा। कहीं ना कहीं महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर हम बाकी चीजों की भी बात करें, दूध वगैरह सब चीजें भी महंगी होती जा रही है, तो महंगाई का जो धक्का है वो लोगों को लगातार जो है वो लगता जा रहा है। देखिए अगर राज्य से दूसरे राज्यों में अलग अलग होती है प्राइस, लेकिन इधर सुविधा की बात करें तो हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया जाता है। तो उसी के चलते जो है ये उतार चढ़ाव रहता है और वही इसी तरीके से ये देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है के लिए होली से पहले ये कह सकते हैं कि अभी फेस्टिवल है, बाहर भी जो है कमर्शलाइज अगर देखा जाए तो अभी बहुत सारी स्वीट्स जो है वो बनते हैं। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों में अब दाम भी बढ़ते दिखेंगे, क्योंकि इसका असर जो है वो रेस्टोरेंट तक भी जाएगा, होटल तक भी जाएगा, वहाँ पर भी जो सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं महंगाई का बहुत बड़ा झटका जो है वो देखने को मिल रहा है। जी फरहा, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि ऐन त्यौहार से पहले जो है ये वाकई में आम लोगों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो उनके पूरे बजट पर पड़ेगा। क्या आम लोगों से बात हो पाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले ही महंगाई की मार झेल रहे हैं और अब सीधा असर किचन पर पड़ रहा है? देखिए ना,
इसी का अगर 1 महीने पहले की बात करें और एक तारीख की बात करें तो महिलाओं से लेकर आम जनता को बहुत तकलीफें थी बजट को लेकर, और सब चाहते थे कि उनकी जो प्लेट है उस पर असर ना पड़े और चीजें सस्ती हो। लेकिन धीरे धीरे जो है वो महंगाई की जो मार है वो देखने को मिल रही है और आम जनता जो है वो बढ़ती जा रही है। अभी हम डेयरी के दूध के दाम जो है वो काफी बढ़े थे और अब ये गैस सिलेंडर का जो है वो जिसका सामने आया तो कहीं ना कहीं आम जनता को जो है महंगाई से बिल्कुल राहत जो है वो नहीं दिखाई दे रही। जो उनकी इमीडिएट नीड जो चीजें जी, हैं जी। वो सस्ती होंगी और आम जनता का भी वही कहना है कि ये सारा अक्सर उनकी प्लेट तक आ रहा है। जहाँ वो खुला खर्च करते थे वहाँ ये सोचना नहीं पड़ता था, अब उनकी बचत भी नहीं हो पाती है और बहुत ही कम जो है खुला हाथ रखकर उनको खर्च करना पड़ता है। किसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है, जो बेसिक चीजें हैं वो भी जो है धीरे धीरे महंगी होती जा रही है। तो महंगाई कहीं ना कहीं सबके लिए भारी पड़ती जा रही है और बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है लोगों के लिए, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली हो, सब जो है उस चीज से लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। जी बिल्कुल बिल्कुल फराह, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। तो दिल्ली से ये थी हमारे साथी फराह खान, जो कि बता रही थी कि किस तरह से होली से ठीक पहले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम लोगों को एक बड़ा झटका दिया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपये और जो कमर्शियल सिलेंडर हैं उसके दाम 350 रुपये महंगे हो गए हैं। तो आज के एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।